फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, कि कहीं पर भी सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, कि वो उन्हें अपना एसोसिएशन, अपना संगठन बनाने की, अपना यूनियन बनाने की स्वतंत्रता है। फ्रीडम टू मूव फ्रीली, कहीं पर भी आने जाने का फ्रीडम है। फ्रीडम टू रेसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, इंडिया के किसी भी पार्ट में वो रह सकते हैं। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, कि वो चाहे तो कोई भी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन अपना सकते हैं। देन थर्ड नंबर राइट इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण। इट प्रोहिबिट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर, कि इसमें जितने भी फोर्सफुली जो लेबर करवाए जाते हैं जैसे कि बेगार, उसकी मनाही है, उसको उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। इट प्रिवेंट चाइल्ड लेबर, कि बाल श्रम से जो बच्चे अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज होते हैं उन्हें चाइल्ड लेबर से बचाने के लिए एक्ट ये राइट है। प्रिवेंट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स में ट्रैफिक से बचने के लिए। देन फोर्थ नंबर है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी धर्म अपना सकते हो। पीपल हैव अ राइट टू फॉलो, प्रैक्टिस एंड प्रीच एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। देन 5 नंबर इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कि ऑल माइनॉरिटीज़ हैव अ राइट टू कंजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उन सब के पास ये राइट है कि वो अपने ओन खुद के कल्चर को डेवलप करें और उसे बचाएं। देन 6 नंबर इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, कि जो भी अमेंडमेंट होते हैं, कि अगर लगता है उनको, सिटीजन्स को ये लगता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, उनके फंडामेंटल राइट्स को नुकसान पहुंच रहा है, तो वो उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं। कि स्टेट अगर उन्हें नुकसान पहुंचा रहता है वो कोर्ट में जा सकते हैं। अंडर दिस राइट सिटीजन हैव द राइट टू गो टू कोर्ट इफ़ दे फील दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। कि इस कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ का मतलब ये होता है कि अगर राज्य के द्वारा उनकी किसी भी अधिकारों का हनन होता है, किसी भी अधिकार को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो वो स्टेट के विरुद्ध कोर्ट में जा सकते हैं। एक 7th नंबर का राइट और था, द राइट टू प्रॉपर्टी, दैट वाज इनिशियली ए फंडामेंटल राइट प्रोविडेड टू द पीपल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि पहले ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी एक 7th नंबर का राइट और था। इट वाज टेकन अवे बाय द 44th अमेंडमेंट, लेकिन 44th अमेंडमेंट यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुधार हुआ था 44th नंबर का, उसमें से ये हटा दिया गया। अब ये सिर्फ एक लीगल राइट है, यानी कि एक कानूनी अधिकार रह गया है मात्र। Now, fundamental duties. Rights and duties are interrelated or they most go together. अधिकार और कर्तव्य, राइट्स और ड्यूटी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, वो साथ साथ चलते हैं। फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिटीजन्स टू परफॉर्म एंड सर्टेन ड्यूटीज़, कि अगर हमारे राज्य को प्रोग्रेस की तरफ बढ़ाना है तो हमारे सभी नागरिकों के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो अपने कुछ ड्यूटीज़ निभाएं। अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ लिस्टेड द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ये जो सिटीजन्स की ड्यूटीज़ बताई गई है। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल एंथम, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, उसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं और जो नेशनल एंथम है, उन सभी का हमें सम्मान करना चाहिए। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए जो भी नेशनल स्ट्रगल्स हुए थे, हम और जो भी नोबल आइडियल्स थे जिनसे जो हमें इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, हमें अपने इंडिया की अखंडता और एकता की रक्षा करनी चाहिए। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, कि राष्ट्र को बचाने के लिए जब हमें राष्ट्र से बुलावा आए तो हमें राष्ट्र को सर्विस देनी चाहिए। टू प्रमोट हार्मनी, शांति बनाए रखना या आपसी सामंजस्य बनाए रखना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, कि हमारा ये जो सांस्कृतिक कल्चर है उसे हमें बचाना चाहिए, उसके वैल्यू को समझना चाहिए। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, जो प्राकृतिक वातावरण है उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसे इम्प्रूव करना चाहिए। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, कि हमें साइंटिफिक टेम्पर में या इंसानियत कह सकते हो या अपने आत्मा की आवाज़ या सुधार जो है उन सब में डेवलपमेंट करना चाहिए। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी जो होती है उसे उसकी रक्षा करनी चाहिए। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स, स्ट्राइव का मतलब होता है प्रयास। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स
एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, कि जो भी एक्टिविटी होती है हमें उसकी तरफ, उसके डेवलपमेंट की तरफ इंडिया के हमें भी अपने प्रयास करने चाहिए। फिर आता है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? दीज आर सर्टेन गाइडलाइंस laid down in the Indian Constitution which give the government a road map to work and adhere to the spirit of these principles। ये कुछ ऐसी गाइडलाइंस होती है जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है, जो हमारी गवर्नमेंट को एक तरीके से एक नक्शा बताती है कि उसे कैसे काम करना चाहिए, कैसे इन प्रिंसिपल्स के आगे बढ़ाना चाहिए। एज द कॉन्स्टिट्यूशन एम टू अचीव द आइडियल्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट, जैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का ये एम होता है कि जो डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट है, स्टेट की वेलफेयर के लिए, उसकी भलाई के लिए काम करें। दीज प्रिंसिपल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी केप्ट इन माइंड बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को अपने माइंड में ये प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना चाहिए। आर्टिकल 38 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन states that the state shall strive to promote the welfare of the people। आर्टिकल 38 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 38 है इसमें ये बताया गया है कि स्टेट को लोगों की भलाई के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ले डाउन दैट द स्टेट शेल डायरेक्ट इट्स पॉलिसी इन सच अ वे दैट इक्वल अपॉर्चुनिटी इज गिवन टू ऑल मैन एंड वुमेन इन एक्वायरिंग एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। कि इसका जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो बताया गया है कि स्टेट को ये पॉलिसी होनी चाहिए स्टेट की कि चाहे मैन हो, सारे आदमी हो, सारी औरतें हो, सभी को जीने के जो एडुकेट मीन्स होते हैं, जो चाहिए उनकी, वो सभी को अवसर उसके मिलने चाहिए। एंड द इकोनॉमिक सिस्टम शुड नॉट रिजल्ट इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड्स। और ये नहीं होना चाहिए कि जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है वो कुछ ही हाथों में बंद कर रह जाए, कुछ ही हाथों की संपत्ति रह जाए। It is the government's moral duty to follow these principles while formulating policies, but these are not legally binding on the government। ये जो गवर्नमेंट की मोरल ड्यूटी होती है कि वो इन सभी प्रिंसिपल्स को फॉलो करे और उनको फॉर्मुलेट करे पॉलिसीज़ को, लेकिन ये लीगली नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट इसके लिए बाइंडिंग नहीं है, इसको गवर्नमेंट को आप बाध्य नहीं कर सकते हो। नाउ और चैप्टर इज़ ओवर एंड वी विल डू द एक्सरसाइजेज। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री इज़ डन इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्टिव्स ऑफ द, कि एक कंट्री की जो गवर्नेंस है वो किसके साथ में, विद द डायरेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसके साथ होती है वो, कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर। तो इसका आंसर है गवर्नेंस ऑफ द कंट्री इज़ डन इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो चलती है। देन आवर आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड नंबर इज अ रिपब्लिक इज हेडेड बाय। रिपब्लिक जो होता है फॉर्म, उसमें हेड कौन होता है, हेरिडिटरी रूलर, डिक्टेटर, इलेक्टेड एंटाइटी या नन ऑफ दिस। तो इसमें कौन होता है, चुना हुआ जो नेता होता है वो होता है। देन थर्ड नंबर होता है फेडरलिज्म मीन्स। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, टू लेवल गवर्नेंस सिस्टम, फुल पावर विथ यूनियन गवर्नमेंट, फुल पावर विथ स्टेट गवर्नमेंट या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है टू लेवल गवर्नमेंट सिस्टम, यानी कि एक सेंट्रल लेवल पर और दूसरी स्टेट लेवल पर। दिस इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। कौन सा, राइट टू प्रॉपर्टी, क्योंकि ये लीगल राइट है। देन 5 नंबर, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर गाइडलाइंस फॉर द, किसके लिए गाइडलाइंस है वो, स्टेट पॉलिसी आर गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट, किसके लिए है, गवर्नमेंट के लिए। देन फिल इन द ब्लैंक्स, इसके आंसर्स हम आपको अलग से फ़ोटो भेज देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट द वैल्यू एंड विजन ऑफ इट्स फाउंडिंग फादर। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपने पूर्वजों की जो वैल्यूज़ विजन है वो रिप्रेजेंट करता है। द प्रियम्बल डिफाइंड द फिलोसफी ऑन विच द एंटायर सॉल्यूशन हैज़ बिन बिल्ट। प्रियम्बल जो है वो फिलोसफी बताया जिस पर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। इन अ यूनियन स्टेट ऑल रिलीजन्स वर treated equally and the state has no religion of its own। फोर्थ नंबर है लॉ एंड ऑर्डर इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द लॉज। एग्जीक्यूटिव, इसका आंसर है आपका एग्जीक्यूटिव। अब हम मैच द कॉलम्स करेंगे। फर्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बॉडी ऑफ रूल्स, लॉ फॉर सिटीजन एंड गवर्नमेंट।
कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या होता है आपका, कौन थे, इसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रिएमेबल, प्रिएमेबल में क्या है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। फिर आता है आपका फेडरलिज्म, फेडरलिज्म जो है वो क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट में फेडरलिज्म में होती है। फिर आता है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये है आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस है। अब हम ट्रू फॉल्स करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन रूल्स एंड लॉज फॉर सिटीजन्स ओनली, कि सिर्फ सिटीजन्स के लिए है रूल्स और लॉज, नहीं, सिटीजन्स के लिए नहीं है, गवर्नमेंट के लिए भी तो रूल्स है इसमें, इसलिए ये रॉन्ग है। देन सेकेंड नंबर इज द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन जनवरी 26, 1950। उस दिन तो इम्प्लीमेंट हुआ था, अडॉप्ट तो हुआ था ये 1949 को, सो इट इज़ रॉन्ग। थर्ड नंबर है आपका द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन होल्ड द बेसिक फिलोसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड, कि प्रेम्बल वो है फिलोसफी है जिस पर पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है, इट इज़ राइट। नाउ फोर्थ नंबर, लॉ एंड ऑर्डर कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो यूनियन लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट नहीं, ये स्टेट लिस्ट में आते हैं, स्टेट अपने अकॉर्डिंग बनाती है। फोर्थ नंबर, द फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम इज एन एब्सोल्यूट राइट, यस, राइट टू फ्रीडम इज एन एब्सोल्यूट राइट। यहाँ पर आपके जो ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस हैं वो ओवर होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स हम आपको अलग से पिक भेज देंगे, उसके लिए हम आपको अलग से पिक भेज देंगे। थैंक यू।